हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटेक भाई। कैसे हैं आप लोग? आए हो सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। चलिए, तो ये जो वीडियो है मैं आपको पहले तो क्लियर कर दूँ कुछ बातें, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा करे वैकेंसी आ गई क्या। तो वैकेंसी अभी नहीं आई हुई है। तो मुद्दा ये आएगा, सर ये वीडियो बना क्यों रहे हैं आप। तो ये एक्चुअली वीडियो बहुत दिन से बच्चे डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मैंने नहीं बनाया था जस्ट बिकॉज ऑफ कई सारे रीजन्स थे, टाइम नहीं मिल पा रहा था, बहुत सारी बातें थी। तो फाइनली ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आपका। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अभी वैकेंसी आपकी आउट नहीं हुई है। ये 2018 की वैकेंसी थी। कई लोग अभी ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं, ठीक है। तो 5 साल में कई बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स से पास आउट हुए हैं, तो उनको डाउट है, यानी कि वो मुझे मैसेज बहुत सारे आ चुके हैं कि सर क्या हम आरआरबी जेईई और एएलपी में एलिजिबल हैं, और क्या सिलेबस रहेगा, क्या एज लिमिट रहेगी, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए आप। क्योंकि क्या होता है कि मैंने वीडियो बना रखी है, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना रखी है, लेकिन जो इसको आप फॉलो करते हैं, थोड़ा उस पर ट्रस्ट करते हैं आप, तो इसलिए मेरा ये वो है कि भाई कि ये वीडियो आनी चाहिए, ठीक है। बाकी अभी डेट नहीं आई हुई है, डेट कब आएगी इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, 2 साल से बच्चे मुझसे पूछे लगातार, तो मैंने आपसे कहा था कि ये बड़ी वैकेंसी है। गवर्नमेंट बहुत सोच समझ के वैकेंसीज़ को यूज करती है अपने लिए, आप जानते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं। कई लोग ये वीडियो देखने आए होंगे तो उनको ये लग रहा होगा कि हम यहाँ पे डेट बात करने वाले हैं। चलिए थोड़ा डेट बात हम कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए, ये जो आपका नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन का सब बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं जो इंतजार ना कर रहा हो, सभी कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, सभी लोग कर रहे हैं। ये 2018 वैकेंसी थी, आपका 29/12 को आई थी, और अगर आपको याद हो तो 19 में चुनाव थे, इलेक्शंस थे। और मैंने आपसे कहा भी था कि जैसे उस टाइम पे हुआ था, एएलपी और जेईई आपका आया था, बैक टू बैक आया था, तो वैसे इस बार भी होने के चांसेस पूरे हैं कि एएलपी और जेईई आपका बैक टू बैक ही आएगा। एएलपी के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। एएलपी में भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ये मत सोचिए आप कि एलिजिबल नहीं रहते, आप एलिजिबल रहते हो, ठीक है। चलिए थोड़ा डेट की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, अभी हाल ही में आपने देखा कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का, चाहे आपका वो आईएमडी हो, चाहे आपका केवीएस हो, चाहे आपका वो डीआरडीओ हो, जो बड़ी वैकेंसीज थी सभी सेंट्रलाइज वैकेंसी थी। सेंट्रल के चुनाव हैं, सेंट्रल वैकेंसी आपकी आ रही हैं। अभी ये वैकेंसी बीच में क्यों नहीं आ रही है, जेईई क्यों नहीं दे रहे हो, कारण उसका ये भी है कि भाई देखो, एसएससी सीजीएल आपका हुआ, एसएससी के जितनी भी वैकेंसीज थी सभी सेंट्रल वैकेंसी हैं। 1.5-2 लाख वैकेंसी वो ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। अब ये थोड़ी की 1.5 लाख दे दिया तुरंत ही आपको फट से भी दे देंगे। तो आप जानते हैं ना कि अगर कोई चीज़ आप खा लो और बैक टू बैक अगर आपको खाना मिलता रहे तो आप उसको भूल जाते हो ना। जैसे मान लो मैंने आज आपको पूरा पकवान खिला दिया और 10 दिन में मैंने आपसे कहा कि मैंने तुम्हें खिलाया था, तुम कहोगे यार कुछ भी, और इन्हीं पकवान को मैं अगर 10 दिन खिलाऊँ आपको तो आप कहोगे हाँ यार खिलाया। तो कुछ वैसा ही लॉजिक है कि ये आरआरबी का जो वैकेंसी है काफ़ी ह्यूज वैकेंसी आती है, बड़ी वैकेंसी है, बड़ा ड्रग है आपका, तो इनको अच्छे से टाइमली यूटिलाइज करेंगे। तो डेट जो है मेरे हिसाब से आपका जो ऐसे पिछली बार आई थी उसी हिसाब से इस बार भी होनी चाहिए, यानी कि भाई सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के ऑलमोस्ट वो अराउंड रखेंगे, जिससे कि हाइप मिलेगा और एक अच्छा उनको भी मिलेगा और आपको फायदा होगा उससे, ठीक है। तो ये मेरा अनुमान है, और ये मैं आज नहीं, मैं आपको कब से बोल रहा हूँ। अब होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो मुझे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, अभी न्यूली फॉलो कर रहे हैं, तो उनको वो वीडियो नहीं मिल रही है। क्योंकि यूट्यूब में जब मैंने 18 में पढ़ाया था वाईफाई स्टडी में, तो उस टाइम पे क्या कहते हैं, बहुत कम चैनल थे, तो चीज़ें सबको एक ही वीडियो सब देखते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि बहुत सारे एजुकेटर्स आपके ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं, बहुत सारे लोग सेम वीडियो कई लोग नहीं देखते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको मिलती है तो आपके जितने भी दोस्त भाई बहन जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं उनको आप शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये चीज़ पता चले। बाकी जो डेट है मैंने आपको पहले ही कहा है आपको। अब देखिए, मेरा ये अनुमान है, बाकी हो सकता है वो पहले निकाल दें, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर से पहले तो क्या ही देंगे वो, क्योंकि वो मैंने, आप खुद समझदार हो, आप बड़े हो, ऐसा नहीं कि आप छोटे बच्चे लगे हो, आप समझ सकते हो कि भाई जो ये वैकेंसी है उसको वो यूटिलाइज करेंगे। एएलपी का भी मैं आपको ऐसा बताऊंगा। चलिए, तो हो गई डेट की बात आपकी। अब आते हैं मुद्दे पर। तो अगर आप डेट के लिए आए हैं तो आप आराम से वीडियो को ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको एलिजिबिलिटी पता है, अगर आपको एज लिमिट पता है, सब कुछ पता है, तो आप आगे मत बढ़िएगा, आपका टाइम बचेगा। बाकी जिनको नहीं पता है वो आगे देखते रहिएगा, पूरा डिटेल मैंने एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे हर चीज़ जो भी रहेगा। और ये वीडियो जितना हो सके आप मैक्सिमम से कीजिएगा ताकि बच्चों को मिल सके। नहीं तो फिर क्या होता है कि फिर से वीडियो बनानी पड़ेगी, आगे चल के फिर से बनानी पड़ेगी। तो बेटर है कि एक वीडियो बन जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे प्यारे लोग हैं, उन सबको ये मिल जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल के तो बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स वैकेंसीज कम अवेलेबल होती हैं तो बहुत लोग कम बनाते हैं, लेकिन मैं बनाऊंगा मैं आपका। चलिए बात करते हैं। आपका 29/12 को डेट आपकी आई थी, काफ़ी ज़्यादा सुनहरा वो डे था, मतलब कि मुझे अभी भी याद है, बहुत बेहतरीन डे था वो, काफ़ी अच्छा लगा देख के। फिर आपका ये 31 तक आपका लास्ट डे था, जनवरी तक का। फिर आपका जो भी था, फिर आपका मई जून में आपका एग्जाम था। याद रखिएगा,
फर्स्ट स्टेज के लिए बहुत टाइम मिला था, सेकंड स्टेज में मात्र आपको 10 दिन मिले थे। जैसे भी डीआरडीओ का हुआ ना, डीआरडीओ आपका 10 दिन मिला था आपको टाइम, सेम टू सेम ऐसे ही हुआ था उसमें भी। चुनाव होते ही क्या हुआ, फिर आपका डेट जब अनाउंस किया था अगस्त में, तो फट से हो गया था, 10 दिन के अंदर आपका आ गया था इसका डेट, मेंस का प्री रिजल्ट निकाला, मेंस का डेट 10 दिन में आपका आ गया था। तो इसलिए प्रिपेयर फॉर दैट, आप ध्यान रखिएगा उस चीज़ का, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब। तो कैंडिडेट जो आपका है भाई, जो भी है आपका एलिजिबिलिटी वो 31 है, यानी कि जो उस टाइम पे था कि भाई आपको जो लास्ट डेट होती है फॉर्म की, तब तक आप एलिजिबल होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पर, तो सब कुछ आपका वही है, आपका लेवल 6 गेट पे आपका होता है। एंड जो आपका एज लिमिट है, याद रखिएगा, एज पहला आपका आता है एज, वो 18 से 33 साल था। क्या था आपका? 18 से 33 साल, यानी कि 18 to 33 ईयर्स आप एलिजिबल रहोगे। अगर 33 पार हो गए तो आप एलिजिबल नहीं हो, 18 से कम हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये बात हो गई आपकी एज लिमिट की, बात हो गई भाई आपकी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और अगर बात की जाए आपका सीबीटी, यहाँ पर 2 स्टेज में था एग्जाम का, आपका 2 स्टेज में था कंप्यूटर बेस्ड आपका, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में क्या था कि फर्स्ट में आपको क्वालिफाई होना था, क्वालिफाई अगर नहीं आप होते हैं तो फिर आपका सेकंड में तो ऑब्वियस बात है कैसे आप बैठोगे। तो वही इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई सेकंड जो आपका है, जो आरआरबी जो शॉर्टलिस्ट करेगी, वो सेकंड स्टेज आपका सीबीटी डन है वो 15 टाइम्स का होगा भाई आपका स्टेज 1 से आपका, ठीक है। लेकिन जो आपका जो भी रहेगा आपका सब स्टेज 2 को ही लिया गया था। स्टेज 2 आपका जो था वो मेन था, स्टेज 1 बस जस्ट क्वालिफाइंग था कि आप क्वालिफाई हो जाइए, दैट्स इट। बाकी जो मेन है वो आपका स्टेज 2 था, उससे ही आपकी मेरिट बनने वाली थी, सब कुछ से बनने वाला था, ठीक है। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग थी। तो अभी तक हमने जो बात थी क्या देखी, आपका एज लिमिट 33 ईयर था, 33 साल था। इस साल भी वैसे ही पॉसिबिलिटीज पूरी हैं। आपका जो फर्स्ट स्टेज था जस्ट वो क्वालिफाइंग था, सेकंड स्टेज आपका जो था वो मेरिट के लिए था, यानी कि उससे मेरिट बनेगी आपकी, मेन वो था आपका जिसमें आपका 150 मार्क्स था। अभी हम आगे देखेंगे पूरा आपका, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आते हैं आपका वही सेम SC/ST ऑफ 5 ईयर, ओबीसी नॉन क्रिमिनल को 3 ईयर एक्स्ट्रा मिलता है। तो 33 + 3 कितना हो गया, 36 ईयर ओबीसी नॉन क्रिमिनल के, और 5 साल आपका SC/ST तो हो गया कितना, 38 हो गया आपका, ठीक है। ऐसे आपका फिर पर्सनल विद डिसेबिलिटी आपका जो भी है आप इसको देख लीजिएगा, जो नॉर्म्स हैं आपके गवर्नमेंट के वैसे ही उन्होंने दिया हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अगर आप अपीयरिंग में हैं, दोज अवेटिंग रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन, यानी कि 31 लास्ट डेट थी, 31 जनवरी 2019 आपका लास्ट डेट था। अगर तब तक आपका पास डिग्री या डिप्लोमा नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं थे। तो सेम ऐसे यहाँ पे अप्लाई होता है कि अगर आप अपीयरिंग में हैं तो आप नहीं हो। सपोज अगर आपका वैकेंसी जो है वो जून जुलाई में आता है, तो अगर तब तक आपका डिग्री नहीं आती तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर दिसंबर में आ रहा है तो भी आप, अगर नहीं आपका चल रहा है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। फीस जो थी आपकी 500 रुपये थी और 250 रुपये थी। अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपके 400 रुपये आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। इट इज लाइक दैट आपका जैसे अभी इसरो IPR हुआ था ना, अभी एग्जाम वैकेंसी आपकी आई हुई है, एकदम वैसा ही था कि भाई वो कितना वो 450 300 350 ले रहे ना वो, फिर वो वापस करेंगे आपको। तो वैसा कुछ यहाँ पे था कि आपका पैसा वापस आ जाएगा कोई अकाउंट में, ठीक है। प्रोसेस आपकी जो थी, आपका स्टेज 1 एंड आपका स्टेज 2। अब देखो उन्होंने क्या बोला हुआ है कि भाई फर्स्ट स्टेज CBT, सेकंड स्टेज CBT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल आपका सिलेक्शन इज मेड बाई स्ट्रिक्टली एज पर द मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ CBTs, ठीक है। आपका फिर ये पूरा दिया हुआ है जो भी बातें आपकी हैं। अब बात आती है CBT 1 आपका क्या है और CBT 2 आपका दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो CBT 1 जो आपका था वो 90 मिनट का था और 100 क्वेश्चन थे आपके, 90 मिनट और आपका 100 क्वेश्चंस आपके थे, ठीक है। मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंसी, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस आपका, जो कि जनरली आप देखते हैं कि SSC में कहीं भी आपका ये पूछा जाता है। जिन्होंने भी नॉन टेक नहीं पढ़ा हुआ है या नॉन टेक नहीं पढ़ रहे हैं आप, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हैं एग्जाम दे देकर, उनको पता है, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं काफ़ी टाइम से और उन्होंने एग्जाम भी क्रैक कर लिया है और जो ज्वाइन भी कर चुके हैं। लेकिन जो अभी जस्ट निकल रहे हैं डिप्लोमा करके 21-22 बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, वो आप लोग नॉन टेक को भी करते रहिएगा। एज अ टेक्निकल टीचर मैं नॉन टेक को क्यों दे रहा हूँ फ्रेंड्स, उसका रीजन है कि मुझे चाहिए आपका सिलेक्शन। अगर स्टेज 1 आप क्लियर नहीं होंगे तो स्टेज 2 आप कैसे दे पाओगे। 90% आपके एग्जाम जो होते हैं, 90 नहीं 99% आपके एग्जाम होते हैं, उसमें नॉन टेक एंड टेक दोनों आता है। चाहे आप UPPCL AE ले लो, आप JEE ले लो, आप चाहे कोई भी ले लो, MPPCL ले लो आप, चाहे आप इसरो TA छोड़कर, इसरो TA में बस प्योर टेक आता है, बाकी सब में टेक नॉन टेक आता है। किसी में साथ में रहता है, किसी में वो स्टेज वाइज कर देते हैं। जैसे कि RRB जो बड़ी वैकेंसी होती हैं वो क्या करते हैं, स्टेज वाइज कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए नॉन टेक पढ़ना बहुत जरूरी है। उसका एक फायदा और मिलता आपको है, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स वैकेंसीज वैसे भी कम आती हैं, और अगर आप नॉन टेक पढ़ लेंगे तो आपके पास जो जॉब का एक रेंज है ना वो बढ़ जाता है। जो नॉन टेक वैकेंसी आपकी हर साल हर महीने आपको मिलती रहती हैं, तो उससे आपका मोटिवेशन मेंटेन रहता है।
टेक्निकल आप पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से तो क्या होगा कि आपका जो कवरेज बढ़ जाता है कि भैया नॉन टेक भी कर लिया, टेक्निकल भी कर लिया, वैकेंसी कहीं भी आएगी तो आपको आराम से चीज़ें मिल जाएंगी। और टेक्निकल जानते हैं आप, जॉब जो होती है बहुत ज़बरदस्त होती है, एज यू नो वेरी वेल। वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं टेक्निकली आपने पढ़ रखा है तो चीज़ें अच्छी होती हैं। तो नॉन टेक मत छोड़िएगा गलती से भी। नॉन टेक अगर आप सोच रहे हैं कि मैं छोड़ के टेक्निकल पढ़ लूँ तो हो जाएगा, नहीं, इम्पॉसिबल। और ये भी है कि टेक्निकल छोड़ के नॉन टेक पढ़ लोगे तो भी इम्पॉसिबल है। दोनों को बैलेंस ही चलना है और बैलेंस हम कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सोचो कि अरे यार नॉन टेक पढ़ूंगा उतने में टेक पढ़ लूंगा तो मेरा और अच्छा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेक्निकल आपको बहुत डीप नहीं जाना है, ऊपर पढ़ना है, बस दैट्स इट। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डीप जा रहे हो आप पीएचडी करते बैठ रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीएचडी नहीं करनी है आपको जॉब लेना है, सिलेक्शन लेना है, दैट्स इट। तो इसलिए अगर आप चाहेंगे तो मॉर्निंग टाइम आपका नॉन टेक है, इवनिंग आप टेक ले लो, या इवनिंग टाइम आप नॉन टेक ले लो, मॉर्निंग आप टेक ले लो। और अगर आप अभी न्यू कमर हैं, अभी नए हैं एकदम, तो इसलिए आराम से 5 से 6 महीने जम के बैठ के आप नोट्स बना लीजिए, तैयारी कर लीजिए, प्रॉपर रख लीजिए। उसके बाद आप कोई प्राइवेट जॉब पकड़ लीजिएगा। नहीं तो क्या होता है, गैप ज़्यादा होता है, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन और आपका एंजाइटी सब कुछ होता है। तो इसलिए कम से कम 5 से 6 महीने बैठ के जम के पहले नोट्स बना लीजिए। उसके बाद आराम से आप फिर यूट्यूब से प्रैक्टिस करिए, मोर एंड मोर एमसीक्यू जो भी आपका जैसा भी है, ठीक है। तो स्टेज 1 आपका ये था, सिलेबस आपका था, पूरा सिलेबस आपको पता ही है, ये पूरा सिलेबस आपका एसएससी लाइक आपका पूरा है, ठीक है। ये आपका स्टेज 1 हो गया। अब जो आपकी मार्किंग स्कीम थी, 30 मार्क्स का मैथ था, 25 का जनरल आपका था, फिर आपका जनरल अवेयरनेस आपका जो था वो 15 का था, साइंस आपका 30 था। तो 30 साइंस आपके लिए आसान है, आराम से आपको लेते हैं। रीजनिंग भी आपके लिए आसान है। आपका अवेयरनेस उन्होंने अच्छा किया कि 15 मार्क्स किया हुआ है, ये अच्छा लगा थोड़ा देखिए कि हाँ यार 15 मार्क्स दिया हुआ है तो चलो सुकून है। बाकी 30 आपका 25 आपका ये। अगर मुझे याद हो तो अच्छे से कि आरआरबी जेई का जो आपका इलाहाबाद का आरआरबी इलाहाबाद जो था उसका जो कट ऑफ गया था वो आपका 70 समथिंग राउंड गया था, 70-71 गया था आपका, जो कि आरआरबी इलाहाबाद थोड़ा सा एक अच्छा खासा होता है जिसमें कट ऑफ आपकी अच्छी खासी आती है। अजमेर है, मालदा है, उन सब में कट ऑफ थोड़ी आपकी कम गई थी, ठीक है। अजमेर थोड़ी ज़्यादा गई थी, अजमेर भी ठीक ठाक गई थी, मालदा में कम गई थी आपकी, और भी बहुत सारी। जब आएगा तो हम बताएंगे आपको, जब वैकेंसी आएगी तो। और मैं भगवान चाहता हूँ कि वैकेंसी आ जल्दी तो हम ये बातें करें रियलिटी में कि हाँ अब फॉर्म आ गया। देखिए फॉर्म आना और फॉर्म आ जाना दोनों में फ़र्क है, सिलेक्शन होना और सिलेक्शन हो जाना दोनों में फ़र्क है, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पे है, तो ये आपका ये रहा, ठीक है। तो ये 40% आपका मिनिमम तो क्वालिफाई आपका 100 में से आपको 40 लाने ही पड़ेंगे। अगर आप नहीं ला रहे हैं तो आप वैसे ही बाहर जाओगे। जनरल के लिए, ओबीसी एससी के लिए बाई डे बाई आपका था। अब स्टेज 2 आपका आता है। स्टेज 2 आपका जो होता है सिंपली आपका कि भाई ये आपका 120 मिनट का था, ठीक है, और 150 क्वेश्चंस थे। अब 150 क्वेश्चन उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए हुए थे। कैसे डिस्क्राइब किए हुए थे देखो ध्यान से आपका यहाँ पर कि भैया जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल और टेक्निकल एबिलिटी, यानी कि आपका ये पूरे टॉपिक आपके थे। तो जनरल अवेयरनेस आपका 15 मार्क्स का जैसा था वैसा ही है। ये स्टेज 2 की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेज 1 की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टेज 1 आप क्वालिफाई हो गए, स्टेज 2 में आप आ गए, ठीक है। 15 मार्क्स का था जनरल अवेयरनेस। फिजिक्स केमिस्ट्री आपका 15 मार्क्स का था। 10 नंबर का कंप्यूटर आपका था। 10 नंबर का आपका पॉल्यूशन एंड कंट्रोल आपका है, और टेक्निकल एबिलिटी आपका 100 मार्क्स का। टोटल आपका 150 नंबर था 120 मिनट में, यानी 2 घंटे में 150 क्वेश्चन। और सिलेबस यहाँ पे प्रॉपर्ली दिया हुआ है। अच्छी बात यह है कि सिलेबस आपको मेंशन है, आपको इससे बाहर नहीं पढ़ना है। जैसे आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, वे लाइक विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स आपका जो होता है, फिर आपका बेसिक एनवायरनमेंट, आपका ओजोन डिप्लीशन, आपका सब कुछ दिया हुआ है। यानी आपको इससे बाहर पढ़ना ही नहीं है, आपको सिलेबस ही दिया था। अब इस बार वो क्या कर सकते हैं, कैसा क्या है, जो भी है वॉटेवर, बाकी लग तो ये रहा कि वो चेंज करेंगे, यही रखेंगे। बाकी अगर देखा जाए तो देखा जाएगा। बाकी उम्मीद तो यही है कि यही रहेगा आपका सिलेबस, और यही होना चाहिए देखा जाए तो ये आपका 150 था, आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि 100 आपके आएंगे टेक्निकल, 50 आपके आएंगे नॉन टेक, यानी कि 150 पूरा मिला के। अगर देखा जाए तो अननेसेसरी आपको स्टेज 1 करना पड़ रहा है, फिर स्टेज 2 कर रहे हैं आप, उसमें भी नॉन टेक दे रहे हैं आप, तो मतलब क्या बना। आप एक ही कर लेते, बेटर था। जैसे आप यूपीसीएल करते हैं, यूपीआर करते हैं, वैसे कर लेते आप। चलिए एनीवे जो भी है, क्या कर सकते हैं उसके लिए। अब आती है बात मुद्दे की एलिजिबिलिटी। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फिर इंफॉर्मेशन, एंड लास्ट लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ अबव डिसिप्लिन। अब यहाँ पे डाउट क्या आएगा कि सर यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन लिखा नहीं है, तो भी आप एलिजिबल हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स, जितनी भी ब्रांच आपकी होती हैं, सब ब्रांचेस जितनी भी आपकी हैं, सभी लोग एलिजिबल हो। इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक स्टेट में आपका अलग अलग नाम से ब्रांचेस बनाई गई हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, अगर आपका इनमें से कोई भी नहीं है तो आप ये वाला सेलेक्ट करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर ये वैकेंसी आपकी आती है हाल ही में, तो तब बात कर रहा हूँ मैं आपका।
तो बात समझ में आया, ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये आरआरबी जेईई का 18 का पूरा ये प्रोफार्मा है, मैं ये आपका आया था, मैं वहीं से आपका डायरेक्ट कट पेस्ट करके मैं आपको ला रहा हूँ, दे रहा हूँ, ठीक है। तो भैया आप एलिजिबल हो, बीटेक है तो भी एलिजिबल हो, डिप्लोमा हो तो भी एलिजिबल हो। अब एक डाउट ये आता है कि जो लेटरल एंट्री है, जिन्होंने भाई 12th के बाद डिप्लोमा किया, उनका 2 साल का डिप्लोमा होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा मे बी आपको वेट करना पड़ सकता है। जैसे वैकेंसी अनाउंस होगी तो वहां पे आपको हेल्पलाइन नंबर दी जाती है, तो वहां से आप कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से आपका वो एलिजिबिलिटी रहती है, क्योंकि आपका 3 ईयर डिप्लोमा लिखा रहता है उसमें ना आपका। तो इसलिए अभी मैं वही कहा, अभी आपको परेशान नहीं होना है, चुपचाप तैयारी करिए आप। जैसे ही आपका फॉर्म आएगा उसमें जैसे आपको हेल्पलाइन में मिलेगी, आप वहां से कंफर्म कर सकते हैं बिना दिक्कत के, ठीक है। बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सभी लोग एलिजिबल हो आप हो, ठीक है, सभी लोग एलिजिबल हो। बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो अब इन्होंने लिखा ना, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डीवी शैल बी बेस्ड ऑन द नॉमिनेशन ऑब्टेन बाय द सेकंड स्टेज सीबीटी, द नॉमिनेशन स्कीम अडॉप्टेड बाय द फर्स्ट स्टेज टू सेकंड स्टेज एंड डीवी ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड स्टेज। यानी कि जो सेकंड स्टेज आपका है, यानी कि जो अभी आपने ये देखा, इससे ही आपका मेरिट बनता है। फर्स्ट स्टेज ओनली फॉर द सीबीटी 2 के लिए पहुंचने के लिए है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 के लिए है, और सीबीटी 2 आपका जो रहेगा वो आपके सेक्शन के लिए है, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी थी। बाकी सिलेबस आपका जो दिया हुआ है, ये सिलेबस आपका दिया हुआ है, इसमें आपके टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 10 हैं, और ये आपका ऑलरेडी मैं धीरे धीरे करा रहा हूं। जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल आपका दिया हुआ है पहला, डिवाइसेस सर्किट आपका हो गया, डिजिटल हो गया, LIC आपका जिसको बोलते हैं आप लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट आपका, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट में आप पढ़ते हो, ओपैम्प वगैरह जो पढ़ते हो आप, वही तो आपका है, टाइमर, ओपैम्प, फेज लुक, जो भी आप वो पढ़ते हो आप। माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर आपका, ठीक है, ये आपका सिलेबस में है। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट आपका सिलेबस में है। कम्युनिकेशन में भी देखो उन्होंने कई कहानी करी है, OFC भी है इसमें, आपका एनालॉग भी है, डिजिटल भी है, सब कुछ दिया हुआ है, सेलुलर भी है, रडार भी है। लग रहा है अरे छोटा सा है, छोटू सा नहीं है, बहुत सिलेबस है इसके अंदर, और 100 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। फिर आपका DCM देखो, DCM दिया हुआ है पूरा आपका ये डिटेल में। फिर आपका C प्रोग्रामिंग भी यहाँ पे आता है, इसमें आपका डेटा स्ट्रक्चर हो गया, DBMS हो गया, ये पूरे एक सब्जेक्ट होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हो गया, ये सभी, लेकिन यहाँ पे आपका दिया गया है तो उसको भी करेंगे अपन लोग। बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, तो ये पूरा आपका 10 सब्जेक्ट आपके पूछने वाले हैं, और सिलेबस दिया हुआ है। मजे की बात ये है, अच्छा लगता है देखकर कि सिलेबस दिया हुआ है। और देखिए डिजिटल में आपका कॉम्बिनेशनल भी है, सीक्वेंशियल भी है। कॉम्बिनेशनल आपका पूरा जितना भी आपका हाफ एडर, फुल एडर, सब कुछ। सीक्वेंशियल आपका फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, जितना भी है सब कुछ पढ़ना है आपको। ये सिलेबस दिया हुआ है, मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप आराम से सिलेबस को पढ़ते रहिए, ठीक है। या तो आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए, या तो आप ऐप के थ्रू कर लीजिए। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो आप आराम से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मास्टर कोर्स। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये आप पर निर्भर करता है कि आपको कोर्स कब ज्वाइन करना है, कोई बाध्य नहीं कर रहा है आपको, ठीक है। वैकेंसी आपकी आएंगी, ये 100% है, वैकेंसी तो इस बार आनी ही आनी है। बाकी नेक्स्ट बार में देखा जाएगा, बात की बात है, चुनाव आने वाले हैं, वैकेंसी आपको मिलेगी, पक्का मिलेगी। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूँ, 2 साल से मैं पहले कहा था, कई बच्चे मुझे 2-3 साल से पूछ रहे हैं कि सर कब आएगी। मैंने आपसे कहा था कि चुनाव के आसपास ही आएगी, क्योंकि ये सब, अरे यार खुद सोचो आप, KVS TGT उन्होंने 4 साल क्यों निकाला, IMD टाइम पे क्यों निकाला उन्होंने? अब देखो क्या हुआ, अब सब IMD भूल चुके हैं, TGT भूल चुके हैं, जो कि अच्छी वैकेंसीज थी, अभी हाल ही में आई थी, लेकिन सब भूल चुके हैं ना, हम लोग आप लोग सब भूल चुके हैं कि अरे ये तो वैकेंसी वो पहले आई थी। तो वो समझदार हैं, वो जानते हैं कि कब हमको, कब क्या खाना कितना खिलाना है, ताकि सबको याद रहे कि हाँ भैया हमको मिली है। अब 2 लाख वैकेंसी सीजल की है तो वो छोड़ेंगे थोड़ी, उसको भुनाएंगे आराम से। तो भैया अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मान चलो, ठीक है। लेकिन हाँ, इसकी वजह से आप बैठ मत जाना, वैकेंसीज आपकी आती रहती हैं। अभी आपका इसरो आपका आया हुआ है, IPRC आया हुआ है, MPBCL आपका आया हुआ है, IPR का एग्जाम का लगा हुआ है, और उसके बाद आपका अभी एग्जाम जो आपका है PGCEL का लगा हुआ है एग्जाम का। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वैकेंसी आपको मिलती रहती हैं। मैं ये नहीं कहता कि वैकेंसी आपकी बहुत बल्क में आती है, बल्क मिलती हैं, बहुत लिमिटेड वो वैकेंसीज हैं। DMRC हो गया, LMRC हो गया, DFCCL आपका हो गया, आपका IMD हो गया, KVS TGT हो गया, और NPCL आपका हो गया, फिर आपका नाभिक यांत्रिक हो गया। नाम मैं लूँ तो बहुत नाम है, ऐसा बिल्कुल नहीं वैकेंसी नहीं आती है। और ये भी नहीं कि आप बैठ तैयारी करो, अगर आपने एक बार थ्योरी पढ़ ली है तो भैया कहीं छोटी मोटी जॉब पकड़ लो, इससे क्या होगा कि आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। नहीं तो वो जमाना गया कि आप 10 साल 5 साल बैठ के तैयारी कर रहे हो तो फिर सब बर्बाद हो जाएगा। जो ये कर चुके हैं वो परेशान ना हो, आपका सिलेक्शन आपके सामने रखा हुआ है, जेईई आपके सामने रखा हुआ है, आपका सिलेक्शन होगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन जो आपके जूनियर्स हैं उनको बताइए कि भैया बैठिए नहीं, ऑनलाइन जमाना आ गया है, आप आराम से 3 से 4 महीने जम के आप पढ़ लीजिए, नॉन टेक अच्छे से, टेक अच्छे से पूरा कवर कर लीजिए, और उसके बाद आप आराम से जॉब पकड़ लीजिए, फिर तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वैकेंसीज आएंगी, फिर मैं तैयारी करूंगा, मोटिवेशन ऑब्वियस बात है कि एक ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है कि वैकेंसी नहीं है तो फिर तैयारी क्यों करें हम, ऑब्वियस बात है। मैं क्यों पढ़ाऊँ फिर, मैं भी तो बोल सकता हूँ कि मैं क्यों पढ़ाऊँ फिर आपको, भाई जब वैकेंसी आएगी तो पढ़ाऊंगा, नहीं होगा नहीं पढ़ाऊंगा,
ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये देखिए अगर आपके मन में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब रखी है तो उसके लिए करना पड़ेगा। बाकी बेस्ट यही कि मैंने फिर से बोला है कि चक्रव्यूह है, इसमें अगर फंस गए तो बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए जॉब साथ में करते रहिएगा। मैं समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि इस फेज से मैं गुजर चुका हूँ, मैंने बहुत लोग को देखा भी है। 2018 में ऐसे हाल हुआ था, कई बच्चे टेक्निकल बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे, लेकिन वो नॉन टेक नहीं पढ़ा उन्होंने, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो परेशान थे। मैंने कहा भैया प्राइवेट जॉब पकड़ लो आराम से, उसके बाद आप तैयारी करते रहो। भाई देखो दिक्कत तब होती जब आपका ऑफलाइन क्लास होती, फिर आपको जाना पड़ता ऑफलाइन सेंटर्स में, वहाँ पे दिक्कत होती थी। अभी तो ऑनलाइन आ गया है, मोबाइल में रखा हुआ है क्लास, जब मन किया उठा के देख लिया, आपने नोट्स बना लिया, दैट्स इट हो गया। तो ये चीज़ है ना। और जॉब करोगे तो और मोटिवेशन आपको आता है, जॉब करते समय आपको मोटिवेशन और मिलता है। बिना जॉब किए आप करोगे तो दिन में बैठे खा पी रहे हो, देख रहे हो क्लास, नहीं देख रहे हो कौन जान रहा है। तो ये बात की बात थी। तो वैकेंसी भैया अभी आपकी जो है वो मैंने बता दिया कब आने वाली है, कैसे हो गया आपका। बाकी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं आराम से, टेक योर टाइम। नॉन टेक भी आप आराम से, टेक भी आप अगर आपका कवर्ड है तो मत करिए ज्वाइन आप। ये सिलेबस आपने कर रखा है पूरा अच्छे से तो मत करिए, सिर्फ प्रैक्टिस करिए, मोटिवेट रहिए जितना हो सके अच्छी तरीके से, ठीक है। बाकी ये आपके नॉमिनल फीसेस हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू वांट टू ज्वाइन। पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलती है आपको, डेमो भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर। बाकी ये नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। एंड जो भी एमपीपी से जॉब क्या कहते हैं आपका क्लासेस ले चुका है तो वो मुझे मैसेज कर देगा, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। कई बच्चों ने मेरे क्लासेस ले लिया है तो वो मुझे मैसेज नहीं इन्होंने किया है, तो कृपया अगर आप देख रहे हैं वीडियो आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। बाकी लाइक सब्सक्राइब करते ही चैनल को, आप नहीं करते तो कर दीजिएगा। और ये वीडियो बनाने का बस ध्येय यही था कि आपको जो भी डाउट्स हैं, जो भी मार्केट में चीज़ें फैल रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए सीट नहीं आती है, इवन कंप्यूटर साइंस के लिए भी इसमें है, बात समझ रहे हैं आप लोग। तो इसलिए वैकेंसी आपकी आती है, आप जम के तैयारी करिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया तो आपकी जिंदगी खराब हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ एज कंपेयर टू अदर, भाई एसएससी चाहिए एक्स्ट्रा आता है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए, लेकिन वो भी गारंटी है कि कितना आता है, आप खुद देखते हो ना कि भाई कितना आता है, वो डेट फिक्स नहीं है कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है। सिविल के लिए सही है भाई साहब, सिविल एकदम जबरदस्त है। सिविल के लिए प्राइवेट में जॉब कम होती है, गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा अच्छी होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए हर जगह अच्छा है। बाकी इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कहाँ कहाँ जॉब ले सकते हैं, कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्राइवेट जॉब भी गवर्नमेंट जॉब भी, और क्या स्कोप है आपका। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एकदम ही बर्बाद ब्रांच है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रांच अच्छी है, अगर आपने उसको लिया है तो आपको प्राइवेट में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। बाकी बहुत लोगों को तो गवर्नमेंट प्राइवेट ऑप्शन रहते नहीं है, ये दिक्कत है, ठीक है। बाकी कुछ भी डाउट है आप कमेंट करिएगा, आप सभी का बहुत स्वागत है। जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा मैं कमेंट में आपके डाउट्स को लेकर जैसा भी रहेगा सॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर। बाकी इस क्लास को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ताकि बच्चों को पता चले कि भैया हाँ हम भी एलिजिबल रहते हैं, और जो भी इनकी डाउट्स हैं एज को लेकर, क्वालिफिकेशन को लेकर, ब्रांच को लेकर, सिलेबस को लेकर, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।